स्टूडेंट्स, केस सिनेरियो 2 बोल रहा है वैली लिमिटेड, अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज रिव्यूइंग इट्स ऑपरेशन स्ट्रेटजी। और शॉर्ट में बोलूँ तो उनको बजट बनाना है। बजट बनाना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो आपको बता दिया कि हमको 50,000 बैग्स बनाना है, बेचना है, सॉरी। और ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 रुपीज़ पर बैग, and each bag of X requires 2.5 किलो of raw material Y and 7.5 किलो of raw material Z। इसके अलावा हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। बिगनिंग मतलब ओपनिंग और एंड मतलब क्लोजिंग। फिनिश बैग्स ऑफ X दे दिए 15,000, 11,000। Y का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, Z का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। और क्योंकि हम लोग इस बार बैग्स में बेच रहे हैं, बैग्स में बेच रहे हैं मतलब जैसे सीमेंट है मान लो, तो सीमेंट को बैग्स में बेच रहे हैं, तो उसके लिए बैग्स भी तो चाहिए होंगे। तो बैग्स बताया नहीं कि कितने चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट इतना तो समझते ही अपन कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एम्प्टी बैग लगेगा। भाई एक सीमेंट का कट्टा पैक करने के लिए एक कट्टा तो चाहिएगा ना, तो एक बैग पैक करने के लिए एक बैग एम्प्टी बैग का चाहिएगा। तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। वाई 1 रुपये 20 पैसे किलो आता है, जेड 20 पैसे किलो आता है और एम्प्टी बैग 80 पैसे किलो आता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल है। आपका वाई भी लग रहा है, जेड भी लग रहा है और एम्प्टी बैग भी लग रहा है। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग ऑफ एक्स। लेबर कॉस्ट इज 5 पर आवर। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 45 पैसा पर बैग और फिक्स कॉस्ट है 30,000 पर क्वार्टर। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी दे रखा है 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स है। और फिर इसके अलावा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी दे रखा है 25,000 पर क्वार्टर। तो क्योंकि ये जो सेलिंग एक्सपेंस है 5% ऑफ सेल है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग 25,000 पर क्वार्टर है, तो हम लोग इसको जनरल मान रहे हैं। क्या मानेंगे इसको? अगेन जनरल, क्योंकि 5% ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसको जनरल माना जाएगा। एज पार्ट ऑफ बजटिंग एक्सरसाइज आपको आंसर देने हैं एमसीक्यूज के। तो मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट से मैंने आपको सिखाया है आप उसी फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट में करना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी सेल कितनी हो रही है? 50,000 बैग की सेल कितनी हो रही है? 50,000 बैग की। और इसमें प्लस कर दीजिए आप लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो प्लस करते थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, अगर याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक रखने बोल रहा है 11,000 का, और माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कितने का? 15,000 का। तो 15,000 का हमारा ओपनिंग माइनस होगा और 11,000 का हमारा क्लोजिंग ऐड होएगा। तो बताओ नेट में कितना आएगा? 46,000 बैग्स आ जाएगा बनाने के लिए। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। और फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द क्वांटिटी टू बी परचेज फॉर वाई, जेड एंड एम्प्टी बैग्स। तो 46,000 बनाना है, तो उसमें वाई कितना लगेगा, जेड कितना लगेगा और एम्प्टी बैग कितना लगेगा। तो देखो एम्प्टी बैग का आंसर 46,000 ही होगा। अगर आपको 46,000 बनाना है तो आपको 46,000 बैग ही चाहिए होंगे। तो मैंने बाकी सब सॉल्व नहीं करूँगा ना, तो भी आंसर बोल सकता हूँ कि 7 का तो बी आएगा, क्योंकि 46,000 सिर्फ इसी में दिया हुआ है। पर आगे का सॉल्व करने के लिए वाई जेड निकालना तो पड़ेगा ही। तो 46,000 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दे, उन्होंने बोला था 2.5 किलो लगता है, तो 46,000 इंटू 2.5 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1,15,000। और फिर ऐसे ही 46,000 और एक यूनिट बनाने में Z आपका लगता है 7.5 किलो। तो 46,000 इंटू 7.5 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3,45,000। और 46,000 इंटू 1 तो कितना? 46,000। फिर व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी परचेज बोल रहा है। तो वैसे तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी लिख दिया, पर आंसर क्वांटिटी दिया है, तो ये करेक्शन है। व्हाट इज द क्वांटिटी परचेज दी है एक्चुअली है। तो स्टूडेंट्स कंज्यूम्ड आ गया आपका 1.15।
अगर उसमें वही क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दे दैट इज वाई का 26,000 और माइनस कर दे ओपनिंग, तो ओपनिंग कितने का है आपका 32,000, तो इससे आपका वही परचेज निकल जाएगा। तो 6 माइनस कर दीजिए 1,09,000 आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर बी हो जाएगा। तो बाकी सब इसमें सॉल्व करने की अब नीड नहीं है, इसी से आंसर क्लियर हो गया कि बी। बाकी निकालोगे तो आ ही जाएगा, ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है ना एमसीक्यू में थोड़ा सा शॉर्टकट तो मारना ही पड़ता है, तो जिससे अपना आंसर आ जाए बस वहीं पे रुक जाना चाहिए। तो ये आपका 335 ही आ रहा है। और अगेन सॉरी वापस बोलो। नहीं नहीं, अच्छा इन्होंने गलत वैसे लिख दिया, इसमें भी क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड है, ये आंसर कंज्यूम्ड का दिया हुआ है ये, और फिर अगला वाला परचेज दिया हुआ है। ये कंज्यूम्ड है, ये परचेज्ड है, करेक्शन करना है ये। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में एम्प्टी बैग का भी निकालोगे तो 46,000 और प्लस क्लोजिंग कितना आपका 28,000 और माइनस ओपनिंग कितना 37,000। तो ये आपका आ जाएगा 30, क्लोजिंग 28 और ओपनिंग 9 माइनस होगा तो 37 ही आ जाएगा। तो इससे ये मैच हो रहे हैं। तो पहले 7th में कंज्यूम्ड पूछना चाह रहा है, ये तो समझ में ही आ रहा था, दोनों परचेज तो कैसे होगा। ये कंज्यूम्ड, ये परचेज, और यहाँ कॉस्ट गलत लिख दिया, ये कॉस्ट नहीं है सिर्फ क्वांटिटी है। और फिर व्हाट इज द बजटेड, पर एग्जाम में मत टेंशन लीजिए, इतनी गलतियां नहीं होती एग्जाम में। व्हाट इज द, ऑल्दो वैसे मैं बोलूँ तो May 25 में इन्होंने गलत किया था, ठीक है, बट स्टिल भी अपन यही मान के चलेंगे कि एग्जाम में तो बहुत ही रेयरली कभी रॉन्ग आता है। व्हाट इज द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ये जो वेरिएबल कॉस्ट पूछा है ये सिर्फ प्रोड्यूसिंग का पूछा है, तो जब प्रोड्यूसिंग का पूछा है तो मतलब इसमें सेलिंग ऐड नहीं करोगे आप, इसमें सिर्फ प्रोड्यूसिंग का पूछा है। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल वो बोल रहे थे 3 तरह के लग रहे हैं, एक्स, वाई और एम्प्टी बैग। तो एक्स कितना लग रहा है आपका 2.5 किलो, और 1 किलो जो है वो उन्होंने बोला 1 रुपये 20 पैसे का आता है, तो 3 रुपये का तो आपका वाई हो गया, वाई हो गया ये वाई। और ये जेड हो गया 7.5 किलो और 1 किलो 20 पैसे का है, तो ये आपका 1.5 रुपये हो गया। और इसके अलावा एम्प्टी बैग, एक बैग लगेगा एक बैग बनाने में, तो 80 पैसे का एक बैग आएगा। इसके अलावा दे सेड की लेबर, ई पॉइंट में बोला लेबर जो है वो 9 मिनट्स लेता है, तो 9/60 हो जाएगा, और 1 घंटे की रेट 5 रुपीज़ है, तो ये आएगा आपका 0.75 आ जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो उन्होंने बता दिया था मैन्युफैक्चरिंग का 45 पैसा है, सेलिंग वाला नहीं लेना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 बैग पूछा है। तो ये आपके आ गए 6.5 रुपये का आपका एक बैग का वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ये मटेरियल, ये लेबर, ये वेरिएबल ओवरहेड, तो इससे आपका आंसर जो है ना वो सी आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर वो पूछ रहे थे व्हाट इज द प्रॉफिट, तो मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालते हैं अपन, और जब मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं ना तो फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन नहीं करते हैं, फिक्स कॉस्ट को बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपका वॉल्यूम उन्होंने बता दिया था कि हम 50,000 बैग्स बेचना चाह रहे हैं, और स्टूडेंट्स कितने रुपए में बेच रहे हैं, बोल रहे हैं 9 रुपये में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6.5 तो हम निकाल ही चुके हैं, और सेलिंग में लगेगा सेल्स का 5%, तो 9 रुपये का 5% कर दीजिए, तो कितना आएगा 0.45 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.05, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50,000 इंटू 2.05, तो 102,500। और फिक्स कॉस्ट गिवन था कितना, 2 फिक्स कॉस्ट दिए हुए थे, तो एक तो आपका 30,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, और एक आपका 25,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है।
तो 30 और 25 दोनों मिला के 55,000 माइनस कर दो। कोई प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन नहीं है ना, एमसीक्यू है, जितना शॉर्ट में कर सको उतना शॉर्ट अच्छा है, और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके दोनों केस सिनेरियो हो गए, जो कि काफ़ी सिंपल से ही दिए थे, ऐसे हार्ड नहीं बोल सकते इनको। बजटरी कंट्रोल पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, तभी ऐसे केस सिनेरियो हो सकते हैं। 11th क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का एमसीक्यू था। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल 1500, लेबर 1300, ओवरहेड 164। तो इनपुट तो हमने डाला 40 का और नॉर्मल लॉस हो गया 5%, तो आपका आउटपुट जो है गुड यूनिट्स अगर अपन बोले तो 38 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना डालोगे, कितना भेजोगे, तो सी आंसर हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 38 यूनिट्स ही तो भेजेंगे। पर फिर भी अगर डिस्कशन के हिसाब से करें तो 1500 का मटेरियल है, 1300 का लेबर है, 164 का ओवरहेड है, इसको डिवाइड कर दो 38 यूनिट से। करते थे ना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स, तो 1500 प्लस 1300 प्लस 164 डिवाइडेड बाय 38, तो 78 रुपीज़ आ जाएगा। तो एमसीक्यू में कुछ हिंट तो ढूंढा ही करो आंसर्स में कि भाई एक चीज़ भी मैच हो जाए तो अपना आंसर वैसे ही हो गया वो। 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन 33 कर रखा है बुक में, उसी का ये क्वेश्चन है, लोन डिपार्टमेंट का, फाइनेंस कंपनी का क्वेश्चन, सर्विस कॉस्टिंग का। बोल रहा है लोन कंपनी है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30% ऑफ द डिपार्टमेंट ओवरहेड जो है वो होम लोन एप्लीकेशन का है। ये इसके कीवर्ड्स है, 30% ऑफ द ओवरहेड होम लोन का माना जाएगा। तो हमको पूछ रहे हैं कॉस्ट कितनी है, तो ये तो होम लोन की दी हुई है, पर ये पूरे डिपार्टमेंट का ओवरहेड दे रखा है, टोटल है 1140,300। तो इस 1140,300 का 30% कर दिया जाएगा। तो 1140,300 का 30% कर दीजिए, तो इसका 0.3 करेंगे तो 342,090 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 15,12,000 प्लस 342,090, तो ये आएगा 1,854,090। और टोटल कितने एप्लीकेशंस है, लोन एप्लीकेशंस 480 है, तो इसको 480 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट पर एप्लीकेशन आ जाएगी, है ना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है बुक में, तो 3862.69 आ जाएगा। बेसिकली एब्जॉर्प्शन करवा दिया इन्होंने कि पूरे ओवरहेड में से सिर्फ 30% ओवरहेड ही आपको लेना है। तो हमारा जो टोटल ओवरहेड गिवन था उसका 30% किया और उसको ऐड कर दिया कॉस्ट में, लेबर में, और उसको डिवाइड बाय 480 कर दिया, आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के ऊपर। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 5.5, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज किया हमने 3,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3200, प्राइस वेरिएंस 600। आपको पूछ रहा है एक्चुअल प्राइस बताओ। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड या कंज्यूम्ड। यहाँ पर एक ही बात है क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है। तो प्राइस वेरिएंस जो है वो 600 फेवरेबल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस 5.5 रुपये है, एक्चुअल प्राइस निकालनी है और एक्चुअल क्वांटिटी 3,000 गिवन है, तो इससे आपकी एक्चुअल प्राइस निकल जाएगी, तो 20 पैसे कम हो जाएगा, तो 5.30 हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस इज 5.30। 14th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, है ना, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि ये देख के जरूर जाइएगा। EBQ का क्वेश्चन था। EBQ में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, EBQ इज इक्वल्स टू √2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। तो उन्होंने बोला कंपनी मैन्युफैक्चर्स विद अ मंथली डिमांड ऑफ 2000, तो आपका डी जो है पूरे साल का 24,000 हो गया। ईच यूनिट कॉस्ट 50 रुपीज़ टू प्रोड्यूस, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, एंड द सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 3,000, ये आपका एस हो गया। द कंपनी इनकर्स अ स्टोरेज कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ, तो 2 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ है,
तो 2 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ को हम 24 रुपये मानेंगे पर एनम, सी पर एनम होता था ना, पर यूनिट पर एनम, एंड अप्लाइज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, और 18% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगानी है ऑन द कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री। तो हम लोग क्या करते थे, 18% यहाँ पे बैच कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट का करते थे, मटेरियल में तो परचेज प्राइस का करते हैं, पर बैच कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का करते हैं। द फिनिश गुड्स आर स्टोर्ड इन ऑन फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months। ये क्या दे दिया, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड दे दिया स्टूडेंट्स। जैसे हम एफएम में पढ़ते हैं ना फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, वो इधर कॉस्टिंग में भी उन्होंने दे दिया कि हम लोग फिनिश गुड्स 2 महीने के लिए ही होल्ड करते हैं खाली। कंसिडरिंग बोथ स्टोरेज कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो बोल रहे हैं जो कैरिंग कॉस्ट लगाना है ना आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होल्डिंग पीरियड लेके करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम लोग 50 रुपये का 18% कर देते हैं और हमारी कैरिंग कॉस्ट 9 रुपीज़ हो जाती है। पर इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो कैरिंग कॉस्ट लेनी है वो एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लेनी है, तो इसको भी 2/12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 का अगर 2/12 करूँगा तो 1.5 रुपये आ जाएगा, 1.5 रुपये आ जाएगा। तो पूछ रहे व्हाट इज़ द EBQ, तो आपका 2 इंटू 24,000 डी हो जाएगा, एस आपका जो है वो 3000 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 25.5 हो जाएगा। भाई 24 तो है ही और 1.5 और ऐड कर देना, तो 25.5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 24,000 इंटू 3000 डिवाइड बाय 25.5 और लास्ट में उसका अंडर रूट कर देना। तो ये आपका 2376 आ रहा है, ए आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ का यहाँ पर नया पॉइंट था ये क्वेश्चन में। कभी भी हम लोग होल्डिंग पीरियड नहीं देते थे कॉस्टिंग में, पर इस बार डाल दिया इन्होंने, तो फिर हमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 15th का मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा है स्टूडेंट्स, रॉन्ग सोल्यूशन दे रखा है इन्होंने। अ कंपनी प्रिपेयर्स इट्स मंथली प्रोडक्शन बजट बनाना है, बोल रहा है 70% ऑफ करंट मंथ सेल्स, रॉन्ग सोल्यूशन है इनका ना। 70% ऑफ करंट मंथ सेल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम मंथ। बोल रहा है हम सेम मंथ में जो इस महीने बेचेंगे उसका 70% बनाते हैं। और फिर बोल रहा है द कंपनी मेंटेन्स एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6000, ओपनिंग 6000 है, और क्लोजिंग जो है ना वो अगले महीने की सेल का, मतलब जून का क्लोजिंग क्या होगा, जुलाई की सेल का 30%, और सेल इन्होंने हमको दे रखी है। तो सेल हमको पूछ रहा है बजट बताओ जून का, प्रोडक्शन बजट जून का बताओ। तो स्टूडेंट सेल दे रखी है जून की 24,000 और प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है जुलाई का 30%, तो 30,000 का 30% कितना होगा 9,000, और माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन ही है कितना 6,000, तो प्रोडक्शन आपका आना चाहिए 27,000, तो सी आना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा गलती, इस सेल को लेने की जगह उन्होंने करंट मंथ की सेल का 70% ही ले लिया बस। तो 24,000 का जब उन्होंने 70% लिया तो उनका ये 16,800 आया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 24 आना चाहिए यहाँ पर उन्होंने गलती से 16,800 ले लिया यहाँ पर, और 16,800 में 9,000 ऐड कर दिया और 6,000 माइनस कर दिया और उनका आंसर 19,800 निकाल दिया। अरे सेल से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन में, अभी अभी तो कराया है क्वेश्चन बैग वाला, तो यहाँ गलत करा दूँ तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। तो अपन तो अपने प्रिंसिपल पे ही चलेंगे ना कि सेल से ही निकालते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने आंसर डी दिया है। गलत ही है, मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग क्या रॉन्ग ही है वो। फिर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो 1A आया, ये वही मॉक टेस्ट पेपर में मैंने भी आपको दिया था, है ना, मटेरियल का क्वेश्चन कि अगर मटेरियल साथ में ऑर्डर करे तो क्या होगा और अलग अलग ऑर्डर करे तो क्या होगा। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वैसे तो आपने सोल्यूशन देख लिया होगा बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में।
बोल रहा है दो कंपनी एक प्रोडक्ट एक्स बनाती है जिसमें दो रॉ मटेरियल लगाती है ए और बी इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब अगर ए 1 लगाएंगे तो बी 4 लगाएंगे. द सेल्स डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड अ डिमांड ऑफ 5 लाख यूनिट्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 4 यूनिट्स ऑफ ए इज रिक्वायर्ड. एक यूनिट बनाने में 4 ए लगता है. स्टॉक पोजीशन दे रखी है, प्रोडक्ट की पोजीशन है बिगनिंग में यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000, ए का 24,000, बी का 52,000. टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू स्पेंड 15,000. एन ऑर्डर लिखा हुआ है तो मतलब ये ओ दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एंड द कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल यूजिंग अ बैंक कैश क्रेडिट एट 13% पर एनम. तो वही परचेज प्राइस का लग जाएगा 13% पर एनम. एक्स इज सोल्ड एट 1040 पर यूनिट, ये तो सेलिंग प्राइस है, कोई काम का नहीं है. और ए हम खरीदते हैं 150 रुपए का और बी हम खरीदते हैं 200 रुपए का. तो शॉर्ट में अगर मैं सोल्यूशन बता दूं स्टूडेंट्स, वही 5 लाख की सेल करनी है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो वो गिवन नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं 12,000. तो इससे पता चल गया कि 4,88,000 का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है. 4,88,000 का प्रोडक्शन करना है और 488 का प्रोडक्शन करना है. तो बोल रहे हैं इसमें दो चीज़ लगेगी, एक आपका ए लगेगा और एक आपका बी लगेगा. तो ए लगेगा 488 इंटू 4 तो 19,52,000 और बी जो है ना वो 16 लगेगा क्योंकि 1:4 का रेशो था ना. तो अगर ये 488 इंटू 4 लग रहा है तो ये 16 लगेगा, या 19,52,000 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 78,08,000 आएगा, है ना. उन्होंने बोला एक यूनिट बनाने में 4 ए लगते हैं, तो अगर 4,88,000 बनाना है तो आपको 19,52,000 ए लगाना पड़ेगा. और फिर बोल रहे हैं कि रेशो 1:4 होता है, तो अगर ये 1 है तो ये 4 है. और इसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना, दैट इज 24,000 और 52,000 माइनस कर देना तो आपका ए निकल जाएगा. तो ए आ जाएगा 19,52,000 माइनस 24,000, तो 19,28,000 का ए आ जाएगा. और इधर करेंगे 78,08,000 माइनस 52,000 तो ये 77,56,000 का ए आ जाएगा. तो मेन इसमें कैलकुलेशन एक ही थी. तो फिर आपका जब वो बोल रहा है सेपरेटली मंगाएंगे तो सेपरेटली मंगाएंगे तो ए मंगाओगे आप 2 इंटू 19,28,000 इंटू ओ 15,000 एंड डिवाइडेड बाय सी, और सी कितना है 13%, तो 13% ऑफ 150 रुपये हो जाएगा और आंसर आ जाएगा. और b इक्वल्स टू √2 इंटू 77,56,000 इंटू ओ 15,000 एंड डिवाइडेड बाय 13% ऑफ 200 हो जाएगा. इससे आंसर 54462 आ जाएगा और इससे आंसर 94,600 आ जाएगा. और फिर स्टूडेंट्स इसके बाद उन्होंने बोला हम एक साथ मंगाएंगे ए और बी. तो एक साथ मंगाएंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 2 इंटू दोनों का टोटल करना जरा कितना आ रहा है 96,84,000 आ रहा है क्या. और एक ऑर्डर मंगाने का वही 15,000 ही लगेगा. एक ऑर्डर का तो 15,000 ही लग रहा है ना, चाहे ए मंगाओ चाहे बी मंगाओ तो दोनों साथ में मंगाओ तो भी लगेगा तो 15,000 ही. पर जो सी है ना वो 13% जो होगा वो अब 150 का भी नहीं होगा 200 का भी नहीं होगा. तो बेसिकली हमको प्राइस का एवरेज करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा प्राइस का. तो वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो आ जाएगी आपकी, तो हमारा ए आ रहा था 150 रुपये का, उसको 19.28 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमारी प्राइस इधर 200 आ रही थी उसको 77.56 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय 96.84. वेट्स को डेसिमल में ले सकते हैं हम लोग. करिए सॉल्व, कितना आ रहा है 190 रुपीज़ आ रहा है. तो ये 13% ऑफ 190 हो जाएगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा.
तो कई लोगों ने ये कर लिया था, बस सेकंड वाले में दिक्कत आ रही थी उनको, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया ये आपसे। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था बी पॉइंट, पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, सिंपल मान के इसको स्किप कर रहा हूँ। सब कुछ गिवन है, बस आपको वेरिएंस निकालना है, मतलब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है सी वाला 1C, ये मेरी बुक में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन 8 सेम है मार्जिनल कॉस्टिंग का, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का सेम क्वेश्चन है, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का है। अगेन मैं बोलूँगा जो मैंने बुक में दिए हुए हैं वही करिए, इस क्वेश्चन को करने में टाइम वेस्ट मत करिए। फिगर नहीं दिए हैं पर चेंज कुछ भी नहीं है, जैसा पढ़ते आए हैं वैसा ही है, इसलिए यहाँ मत देखिएगा आप इसे। इसके अलावा 3A जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का था, क्वेश्चन 19 कर लेना, JPBP का कर ही लिया होगा, वही क्वेश्चन है, खाली नाम चेंज किया है, फिगर चेंज किया है। इसके बाद फिर आपका 3B रिकंसिलेशन का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, मतलब मिस्टेक क्या किया, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, तो वो आप समझ जाना कि वो टू बोलना चाह रहे हैं, मतलब और कुछ नहीं है, ये सब टू है, टू है ये सब, है ना, डिट्टो के वो डॉट लगा दिए इन्होंने, और ये बाय है। बाकी ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन 10 करा रखा है, वो कर लेना, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का करा ही होगा आप लोगों ने, उसमें हो गया ये प्रैक्टिस, दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नया नहीं था इसमें। अगेन 3C है ना, सेम क्वेश्चन 1 लेबर का, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया हुआ है लेबर का, वही क्वेश्चन है ये। अगेन ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगला नया है, तो वही यूनिक क्वेश्चन करें ना, सेम क्वेश्चन करा के क्या करूँगा मैं। एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन इंडियन लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्ट हाउस डिवाइस, ये किसका क्वेश्चन है, ये की फैक्टर वाला क्वेश्चन है। वो याद है मार्जिनल कॉस्टिंग में की फैक्टर टॉपिक पढ़ाते थे, ये उसका क्वेश्चन है, और साथ में इसमें इन्होंने मेक और बाय डाल दिया कि बनाए कि खरीदे, ये कंफ्यूजन हो रहा है, बनाए कि खरीदे। तो बोल रहा है इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, अंटिल नाउ कंपनी हैज़ प्रोड्यूस ऑल डिवाइस कंपोनेंट्स इन हाउस, अभी हम लोग सब कुछ बना रहे थे। हाउएवर ड्यू टू टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग, तो मतलब पहले बना रहे थे और अब उसको खरीदने का सोच रहे हैं। ये नया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, ये तो आपको करना ही है। द स्मार्ट स्पीकर, उन्होंने बोला कि हम लोग स्मार्ट स्पीकर के कंपोनेंट्स को बाहर से खरीदने की सोच रहे हैं। कंपोनेंट्स आर वॉइस मॉड्यूल, मतलब साउंड कंट्रोल पैनल और अडेप्टर। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स, लेबर आवर्स दे दिए, मशीन आवर्स दे दिए, लेबर की कॉस्ट दे दी, मटेरियल की कॉस्ट दे दी, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड भी स्टूडेंट्स इन्होंने अलग अलग दे दिया है, ठीक है, और परचेज प्राइस दे दी है, ये यही तो मेन है, परचेज प्राइस भी दे दिया इन्होंने कि खरीद के कितने में लाएंगे, ये भी बता दिया। पर आपने नोट किया कि सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे कंपोनेंट है, मतलब प्रोडक्ट के बस पार्ट है, तो हम तो प्रोडक्ट बेचेंगे ना, प्रोडक्ट का पार्ट थोड़ी बेचेंगे, तो इन्होंने इसमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो मेक और बाय में सेलिंग प्राइस नहीं देखा जाता है, परचेज प्राइस देखा जाता है, तो इसीलिए परचेज प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है? नो सेलिंग प्राइस गिवन बिकॉज दीज आर कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स, ये हमारे कंपोनेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट का पार्ट है खाली। जैसे फ़ोन का बैटरी, तो बैटरी उसका सिर्फ एक पार्ट है, बैटरी नहीं बेचते हम, फ़ोन बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस इसीलिए गिवन नहीं थी, परचेज प्राइस गिवन है। और की फैक्टर बोल दिया कि लेबर का 4000 घंटा ही अवेलेबल है, 4000 आवर्स ही अपने पास अवेलेबल है।
तो पूछ क्या रहे थे? अच्छा, एक तो बोल रहे हैं द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ये कमिटमेंट हो गया आपका। जैसे मैंने भी एक राइस मेज और कॉर्न, राइस मेज और वीट वाला क्वेश्चन कराया था, तो उसमें भी ऐसे ही था कि मिनिमम इतना तो बनाना ही है। तो वैसे ही यहाँ भी बोल दिया कि 4000 यूनिट हर कंपोनेंट के बनाने ज़रूरी है। कैलकुलेट हाउ मेनी ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी मेड एंड हाउ मेनी शुड बी परचेज। आउटसोर्स मतलब परचेज करना, बाय करना। तो बिकॉज ये नया है मैं करा दे रहा हूँ आपको। कुछ नहीं है, बस सेलिंग प्राइस की जगह परचेज प्राइस लिखनी है आपको। तो वॉइस मॉड्यूल, कंट्रोल पैनल, पावर अडेप्टर। तो परचेज प्राइस गिवन है स्टूडेंट 3700, 4600, 3300। ये हमें परचेज प्राइस गिवन है। और फिर परचेज प्राइस गिवन है तो अब इसको कंपेयर करेंगे, ये आपका 4A है, और फिर इसको कंपेयर करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो वो निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 1200, 1800, 1100, और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1500, 2000 और 1200, और वेरिएबल ओवरहेड भी दे रखा है। तो वेरिएबल ओवरहेड 700, 900 और 600। फिक्स्ड ओवरहेड को हम बीच में नहीं लेते हैं। तो 1200 प्लस 1500 प्लस 700 तो 3400, 1800 प्लस 2000 प्लस 900 4700, और 1100 प्लस 1200 प्लस 600 कितना 2900। और फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो बताओ, खरीदेंगे तो 3700 का आएगा और बनाएंगे तो 3400 आएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेक है। बनाएंगे तो 3400 का पड़ेगा, खरीदेंगे तो 3700 का पड़ेगा। तो क्या बोलते हो, ये बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ कंट्रीब्यूशन की जगह सेविंग्स लिख देंगे। तो अगर हम बनाएंगे तो वीएम में 300 रुपये बचेंगे। अच्छा, परचेज प्राइस सीपी की 4600 है, बनाएंगे तो 4700 है। तो सीपी तो बनाने में फ़ायदा ही नहीं है, सीपी तो बनाने में फ़ायदा ही नहीं है, महंगा पड़ रहा है। और ये 3300 में खरीदेंगे, 2900 में बनाएंगे, तो 400 आपका यहाँ पर क्या होगा, बचेगा, सेविंग्स होएगी बनाने में। तो सीपी तो क्लियर हो गया कि आपको बाय ही करना है, ये तो आपको बाय करना है। पर अब इनके आपको बनाने हैं। बनाने में वो बोल रहे हैं कि आपको 4000 यूनिट तो बनाना ही है। तो बताओ, अगर वीएम के 4000 बनाऊंगा, एक बार लिख रहा हूँ बस, इसको कॉपी नहीं करना है। अगर वीएम के 4000 बनाऊंगा और पीए के 4000 बनाऊंगा, तो क्या इतने आर्स है आपके पास इतने आर्स? चेक करिए। 4000 इंटू 1.2 तो 4800 आवर्स तो वीएम को ही चाहिए अकेले को। और पावर अडेप्टर में 3.5 आवर्स लगते हैं। 4000 बनाऊंगा तो 14000 चाहिए। इतने तो आवर्स ही नहीं दिया आपने, 4000 घंटे दिए खाली। तो याद है फिर हम लोग रैंकिंग करते थे, की फैक्टर में हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। तो इसको लेबर आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 1.2 और 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी सेविंग्स इन कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। तो 300 डिवाइडेड बाय 12 25 रुपये, और 400 डिवाइड बाय 3.5 तो 114 रुपये आ रहा है। नहीं, ये भी 250 आ रहा होगा ना, 300 डिवाइड बाय 1.2 250 रुपये। तो मेरी रैंकिंग हो जाएगी इनके बीच में कि ज़्यादा फायदा वीएम में है और कम फायदा हमको पावर अडेप्टर में। तो पहले क्या बनाना है, वीएम बनाना है, और फिर आर्स बचे तो आप अडेप्टर बनाना। तो वो यही पूछ रहा था कि कौन सा बनाना है। समझ में आया क्या सॉल्यूशन? क्लियर है क्या कि सेलिंग प्राइस क्यों नहीं दी हुई है क्वेश्चन में? अरे सुन तो रहे हो ना?
तो वीएम हम लोग बनाएंगे फर्स्ट रैंक में, तो 4000 घंटे ही अवेलेबल है, तो इसमें वीएम भी पूरा नहीं बन पाएगा एक्चुअली। तो 4000 डिवाइड बाय 1.2, तो आपको सिर्फ 3333 यूनिट्स ही बना पाओगे आप। तो बाकी का क्या करेंगे, सब बाय हो जाएगा। तो वीएम आपको बाय करना पड़ेगा 4000 माइनस 3333, तो 667 बाय कर लेना। और सीपी तो आपका पूरा ही बाय होएगा, और आपका अडेप्टर जो है वो भी पूरा ही बाय होएगा। ये इसका आंसर हो गया। और फिर एक इन्होंने थ्योरी क्वेश्चन दे दी कि आइडल टाइम और ओवर टाइम का क्या करते हैं, तो वो आप लोग को आता ही है, नोट्स मैंने भी लिखवाई रखे हैं। आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है और ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है। आइडल टाइम में हम पढ़ते थे नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, और ओवर टाइम में हम लोग पढ़ते थे कि 4 केस होते हैं, या तो रेगुलरली ओवर टाइम करते हैं, या फिर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करते हैं, और या फिर हम इरेगुलर वजह से रीज़न से करते हैं कि डिमांड आ गई पूरा करना पड़ेगा तो ओवरहेड मानते हैं उसको, और एबनॉर्मल रीज़न है तो कॉस्टिंग P&L में डालते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, एक टेस्ट का ही क्वेश्चन मैंने भी आपको मॉक टेस्ट में दिया था, ये वही क्वेश्चन इन्होंने भी दे दिया। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट 22 रुपये पर मशीन आ रहे हैं, बोल रहा है हमारी प्री डिटरमाइंड रेट है, तो इसको हम लोग रिकवरी रेट बोलते हैं। फॉर इट्स क्वालिटी चेक रेट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर द बजटेड लेवल, बजटेड एक्टिविटी से निकाला है। फॉलोइंग ओवरहेड्स इज इनकर्ड, तो ये क्या हमको सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ था। कैसे पता चलता है, अगर प्रपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो सेमी वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले पूछा वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताओ कितना। तो वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आवर्स कर देना। तो चेंज इन आवर्स हो गया आपके 1000, और चेंज इन ओवरहेड हो गया आपका 8750। तो 8750 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 8.75 आ जाएगा पर आवर। और फिर पूछ रहा है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड बताओ। तो अब अगर वेरिएबल आ गया 8.75, उसको किसी में से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो लास्ट वाले से कर दिया, 16500 से कर दिया, तो 144,375 वेरिएबल आ रहा है, 356,375 में से माइनस करेंगे तो आपका फिक्स्ड आ जाएगा 2,12,000। कैलकुलेट द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन मशीन आवर्स, और फिर बोल रहा है बजटेड आवर्स बताओ। तो क्या है ये वाला पार्ट, मतलब कई लोग गलत किए थे इसलिए बता दे रहा हूँ। 22 रुपीज़ रिकवरी रेट दे रखी थी, उसमें 8.75 आपका वेरिएबल था, तो बाकी का 13.25 आपका पर आवर फिक्स्ड हो गया, 13.25 आपका फिक्स्ड हो गया। अच्छा, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स करते हैं तभी तो रिकवरी रेट आती है। तो मेरे को पता है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2,12,000 है, बजटेड आवर्स नहीं पता, पर रिकवरी रेट फिक्स की 13.25 है, तो आपके बजटेड आवर्स निकल जाएंगे इससे, डिवाइड बाय 13.25, तो 16,000 घंटे आपके बजटेड आवर्स हो जाएंगे। मैंने ये MCQ में दिया था आपको, और इन्होंने इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दे दिया। और फिर उसके बाद अंडर ओवर रिकवरी निकालनी है, तो आप समझते ही हो, एक्चुअल मशीन आवर्स दे ही दिए, तो 14,970 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 रुपये की रिकवरी रेट से, तो आपका रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा 329,340, और एक्चुअल ओवरहेड 3,22,000 है, तो आपका 7,340 का ओवर रिकवरी आ जाएगा, 7,340 का ओवर रिकवरी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ABC का क्वेश्चन है, और अगर आप मेरे बुक का क्वेश्चन 5 कर लोगे तो आपको फिर ये सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो बेटर रहेगा कि वहीं से कर लो। मैं शॉर्ट में रीड करा दे रहा हूँ बस, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन जो सबसे हार्ड क्वेश्चन मैंने बोला था चैप्टर में, और टेस्ट में भी दिया था आपको वैसे ही क्वेश्चन, कि वो उन्होंने कुछ खर्चे दे रखे हैं और कुछ एक्टिविटी दे रखी है, तो हमने उनके बीच में अपोर्शन किया था ओवरहेड्स को, है ना। तो वही क्वेश्चन है ये। ओवरहेड दे दिए इसमें 4, और फिर बोल रहा है ABC लगाना चाह रहे हैं,
और एक्टिविटीज में बोल रहे हैं रिसीविंग मटेरियल, तो इसको हमने नाम दे दिया था स्टोर्स रिसीविंग, स्टोर्स रिसीविंग बोल दिया था। और फिर अगला एक्टिविटी लिखा हुआ है सेटअप, और तीसरा है क्वालिटी इंस्पेक्शन। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस को बांटना है स्टोर्स और प्रोडक्शन के बीच में इन 20:80 रेशो, और टेक्निकल स्टाफ की सैलरी को अपोर्शन करना है मेंटेनेंस, सेटअप और इंस्पेक्शन में 30:40:30 के रेशो में। तो मैंने इसमें बताया था कि पहले आपको टेक्निकल स्टाफ की सैलरी को बांटना है, उसको 30:40:30 में बांट देंगे, और फिर उसके बाद मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस को बांटते हैं और उसको 20:80 में बांट देंगे। याद आया क्या, क्वेश्चन कराया था ऐसा। और फिर लेबर आवर्स वर्क दे दिए, वेज रेट दे दिए, टोटल सेटअप दे दिए, कंसाइनमेंट दे दिए, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन दे दिए, तो इससे आपकी ड्राइवर रेट निकल जाएगी। और फिर 2 प्रोडक्ट दे दिए, तो जैसे टेस्ट में दिया था तो उसमें एक ही प्रोडक्ट दिया था मैंने, और अपने बुक में दोनों थे, ठीक है, तो वही दोनों वाला है ये। उसमें तो 3 थे एक्चुअली बुक में जो हमने किए थे। और फिर एक बोल रहा है एक पोटेंशियल कस्टमर है जो 24,000 यूनिट के मांग रहा है, मतलब 3 हो गए बेसिकली इसमें, पी क्यू और के, तो मैंने भी 3 वाला ही कराया था। तो के जो कंपोनेंट है उसके भी हमें 24,000 यूनिट सप्लाई करने, टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 3,000 यूनिट्स पर क्वार्टर। 3,000 यूनिट्स पर क्वार्टर में हमको बनाना है, तो यानी 24,000 अगर देना है 3,000 पर क्वार्टर, तो यानी कितने हो जाएंगे 8 क्वार्टर्स। अच्छा, द जॉब विल इन्वॉल्व एन इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ 60,000, ये 24,000 हमको 8 क्वार्टर में देना है। और हमारा ना एक डिजाइन कॉस्ट और लगेगा, ये एक नया पॉइंट दे दिया था इन्होंने, डिजाइन कॉस्ट लगेगा। तो डिजाइन कॉस्ट लगेगा तो स्टूडेंट डिजाइन की कॉस्ट भी कॉस्ट तो होती है, पर इसको आपको 8 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना है। तो 8 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दोगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 8, यानी एक क्वार्टर का 7,500 ही मानना है आपको। या ऐसे बोल लो ये 24,000 के लिए, तो 3,000 के लिए कितना होगा ये आपको निकालना है, क्योंकि जो कॉस्ट हम निकालना चाह रहे हैं ना वो एक क्वार्टर का ही निकालना चाह रहे हैं। तो या तो डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, या फिर ये बोलिए कि ये 60,000 24,000 के लिए, तो 3,000 के लिए कितना होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12,000 है, लेबर आवर्स और वही सब दिए हुए हैं, आपकी इससे कॉस्ट निकल जाएगी। तो मैं तो ये बोलूँगा क्वेश्चन 5 कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिज़ाइन कॉस्ट का बस बता दिया, डिज़ाइन कॉस्ट भी लेना होता है, कॉस्ट में डिज़ाइन की कॉस्ट भी आती है, पर वो वन टाइम कॉस्ट होती है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अपोर्शन कर दिया जाएगा। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग का भी स्टूडेंट्स एक इजी सा क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने। आपको फेयर निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर ऑफ अ मिनी बस। लेंथ ऑफ रूट दे दिया 30 किलोमीटर, तो जब लेंथ ऑफ रूट बोलते हैं ना तो वो वन साइड होता है, लेंथ ऑफ रूट स्टूडेंट्स वन साइड होता है। और परचेज प्राइस 4 लाख है, पार्ट ऑफ अबव कॉस्ट मेट बाय लोन, एनुअल इंटरेस्ट ऑफ विच इज 10,000 पर एनम। तो फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी, है ना, इंटरेस्ट 10,000 पर एनम फिक्स कॉस्ट हो गई। अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस दे दिए इन्होंने, इंश्योरेंस, गराज रेंट, रोड टैक्स सब लिखा हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब फिक्स माना जाएगा। रनिंग एक्सपेंस मतलब वेरिएबल ही होता है, तो ड्राइवर एंड कंडक्टर 5,000 पर मंथ दिया हुआ है, ध्यान रखना। रिपेयर पर एनम है, डीजल आपका 5 रुपए पर किलोमीटर है। इफेक्टिव लाइफ व्हीकल की 5 इयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और कॉस्ट अपनी 4 लाख है। तो डेप्रिसिएशन निकालना एक बार, 78,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है।
अच्छा, मिनी बस है 20 सीट्स, पर इन्होंने ऑक्यूपेंसी नहीं बताई, भूल गए लिखना, तो 100% ऑक्यूपेंसी मान लेंगे, है ना, नहीं बोला कि कितने ऑक्यूपेंसी है, तो 100% मान लेंगे, 20 सीट पूरे ऑक्यूपाइड है। एंड इज प्लान टू मेक 6 2-वे ट्रिप्स फॉर 25 डेज पर मंथ। 6 ट्रिप लगाए हमने, 2-वे ट्रिप्स मतलब हो गया जाना और आना, है ना, जाना आना को 2-वे ट्रिप्स बोलेंगे। तो जाना आना इज 2-वे ट्रिप्स, और ऐसे 6 ट्रिप्स लगाए हमने। तो आपको प्रॉफिट ऐड करना है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। सबसे पहले किलोमीटर्स निकाल लोगे, तो किलोमीटर्स आ जाएंगे आपके 30 जाना 30 आना यानी 60, और 60 जो है ऐसे हमने 6 ट्रिप्स किए हैं इस क्वेश्चन में, 25 डेज है, तो एक महीने का हो गया 60 इंटू 6 इंटू 25 9,000, और पूरे साल का करें तो 1,08,000 किलोमीटर आ जाएगा। और पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे, टोटल किलोमीटर्स और इनटू एवरेज पैसेंजर्स, तो दैट इज इनटू 20, तो 1,08,000 इंटू 20, नहीं 9,000 इंटू 12 नहीं, और इंटू 20, तो कितना आ रहा है, 21,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आ गया आपका ये। और फिर खर्चे में तो सब दे ही रखा है, सब ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो इंश्योरेंस, गैरेज, रोड टैक्स सब है, ये 5,000 पर मंथ है, इसको इंटू 12 कर देना तो 60,000 आ जाएगा। डीजल कॉस्ट 1,08,000 किलोमीटर इंटू 5 कर लेना, तो 5,40,000 का आपका डीजल कॉस्ट आ जाएगा, और सबको ऐड कर देना, और लास्ट में प्रॉफिट ऐड कर देना, फेयर आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगा, डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स, तो आपका पर पैसेंजर निकल जाएगा। अब ऐड तो नहीं करके बता रहा ना, ऐड तो कर ही लोगे, तो बेसिक इजी सा क्वेश्चन ही दिया था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका MTP1 हो गया। MTP1 में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। अब सिमिलर वाले तो देखो करते रहो, ऐसे तो वो बुक से ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका कोई डाउट है, आपने कभी किया हो सॉल्व ये, तो आपको प्रॉब्लम आई हो कुछ, हो गए सारे प्रॉब्लम डिस्कस? अरे यस नो तो बोल दो।